नमस्कार दोस्तों, शारदा विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी कालाफल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम विषय रसायन अध्याय 2 विलयन का पार्ट 11 हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम परासरण पढ़ते हैं। परासरण क्या होता है? तो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक पात्र बनाया और एक पात्र में यहाँ लिखा मैंने विलायक, यहाँ लिखा मैंने विलयन। ये पात्र, इसमें जो ये है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली है। हाँ, ये विलायक है और ये है कण इधर जा रहा है। तो क्या होता है परासरण? तो यदि किसी विलयन को उसके विलायक से, क्या होता है? यदि किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। क्या बोल रहा है वो? यदि किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के कणों का, किनके कणों का? विलायक के कणों का कहाँ? अधिक सांद्रता वाले विलयन में, अधिक सांद्रता वाले विलयन में होने वाले स्वतः प्रवाह, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः प्रवाह को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या बोल रहा हो? यदि किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है तो विलायक के कणों का, किधर जा रहे? विलायक के कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन में होने वाले स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन में होने वाले स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। और परासरण यहाँ अगर उसने लिख दिया परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब क्या होता है? तो क्या करेंगे? परासरण द्वारा, परासरण को रोकने के लिए, क्या? परासरण को रोकने के लिए जो विलयन की सतह पर, किसकी सतह पर? इस विलयन की सतह पर, परासरण को रोकने के लिए विलयन की सतह पर कम से कम जो बाहरी दाब लगाया जाता है क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण क्या होता है? लिखना हो यहाँ पे मैं, परासरण क्या होता है? तो यदि किसी विलयन को, यदि किसी विलयन को उसके विलायक से कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक मतलब अलग, पृथक किया जाता है तो विलायक के कणों का, किनके कणों का? परासरण में हमेशा विलायक के कण ही पारगम्य झिल्ली से आर पार होते हैं। तो किनके कणों का? विलायक के कणों का, विलायक के कणों का अधिक सांद्रता, किसमें? अधिक सांद्रता वाले विलयन में, अधिक सांद्रता वाले विलयन में होने वाले स्वतः प्रवाह को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या लिखा मैंने? यदि किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन में होने वाले स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। परासरण हमेशा
हमेशा निम्न सांद्रता से, किससे? परागकण हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है या होती है। जो परागकण की क्रिया होती है वो हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। नंबर दूसरा, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। नंबर पहला क्या है? परागकण की क्रिया हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। नंबर दूसरा क्या? इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। नंबर तीसरा क्या है? इसमें विलायक के कण ही अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार हो सकते हैं। 3 पॉइंट हैं इसके परागकण के। कौन कौन से? नंबर पहला क्या? तो हमेशा परागकण की क्रिया निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। नंबर दूसरा क्या? इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। आगे दिखाऊंगा अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। इस नंबर तीसरा क्या है? इसमें विलायक के कण ही अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार हो सकते हैं, विलय के कण नहीं होते हैं। तो ये परागकण है। अब परागकण दाब हो जाता है तो क्या करेंगे? परागकण की क्रिया को रोकने के लिए, किसी क्रिया को रोकने के लिए? परागकण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन की सतह पर जो कम से कम बाहरी दाब लगाते हैं उसे परागकण दाब कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली तो ये क्या होती है? तो ये झिल्ली एक विशेष प्रकार की होती है। ये झिल्ली एक विशेष प्रकार की बनी होती है। क्या लिखा मैंने? ये झिल्ली एक विशेष प्रकार की बनी होती है जिसमें से विलायक के कण ही आर पार हो सकते हैं। क्या होता है? इसमें से केवल विलायक के कण ही आर पार हो सकते हैं, विलय के कण नहीं। अपन उदाहरण लेते हैं। नंबर 1 चर्मपत्र, एक है कॉपर फेरोसाइनाइड। उदाहरण में 2 लिख दिए। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? यह एक विशेष प्रकार की बनी होती है जिसमें से विलायक के कण ही आर पार हो सकते हैं, विलय के कण नहीं होते हैं। उदाहरण क्या है? चर्मपत्र और कॉपर फेरोसाइनाइड। अब हम पढ़ेंगे परागकण दाब मापने की बर्कले-हार्टले विधि। परागकण दाब मापने की बर्कले-हार्टले की विधि। बर्कले-हार्टले की विधि। ध्यान रहे, जो परागकण दाब होता है वो अनुसंख्यक गुणधर्म का सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो परागकण दाब मापने की बर्कले-हार्टले विधि, ये मैंने इसका चित्र बना दिया है। यहाँ पे क्या होता है इस चित्र में कि 2 नलियां होती हैं।
एक नली ये वाली है पूरी, और एक नली कौन सी है ये जो विलयन भरा हुआ है ये क्या है, एक पूरी नली हुई है। इस नली के अंदर हमने एक और छोटी नली डाल दी है, तो ये बाहरी नली बन गई है, और जो डाली अंदर नली हमने वो क्या बन गई है, भीतरी नली होती है। ध्यान देना, जो बाहरी नली होती है उसमें क्या करेंगे, जिस विलयन का परावर्तन दाब ज्ञात करना होता है उसको हम भर देते हैं, है ना, और जो भीतरी नली होती है उसमें हम अशुद्ध जल या विलायक भरते हैं। जो भीतरी नली होती है उसमें एक सिरे पर क्या लगी होती है, कीप लगी होती है, कीप भी कैसे लगी होती है, टोंडीदार की कैसी कीप लगी होती है इसके अंदर, तो जो भीतरी नली होती है उसके अंदर टोंडीदार कीप लगी होती है, और एक सिरे पे क्या लगी होती है, केशिका नली होती है। ध्यान देना, जो भीतरी नली होती है वो सारंध्र पात्र की बनी होती है। कैसी बनी होती है, सारंध्र पात्र की, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। फिर इस भीतरी नली के ऊपर हम लगा देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। इससे विद्युत विधि से तैयार क्या लगाते हैं, हम अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। और अर्ध पारगम्य झिल्ली किसकी है, वो कॉपर फेरोसाइनाइड की, किसकी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। क्या करते हैं, जो ऊपरी सिरा होता है उस पर पिस्टन लगा देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, दाब नापी भी लगा होता है। देखो आगे क्या करते हैं, तो इसका वर्णन कैसे करेंगे, तो इस विधि में दो सकेंद्रीय नलियां होती हैं। इस विधि में दो सकेंद्रीय, एक नली ये है, इसके अंदर एक नली और डाल दी हमने, तो क्या होगी, सकेंद्रीय। तो इस विधि में दो सकेंद्रीय नलियां लगी होती हैं। भीतरी नली कौन सी है, भीतरी है, तो भीतरी नली है ना सारंध्र पात्र की बनी होती है। भीतरी नली कैसी होती है, सारंध्र पात्र की बनी होती है। मैं लिखूंगा कि तो क्या इस विधि में दो समकेंद्रीय नली होती हैं। मैं लिख रहा हूं मैं कि इस विधि में दो उपकरण लिख लेते हैं। इस उपकरण में दो समकेंद्रीय नलियां होती हैं। दो समकेंद्रीय नलियां होती है, एक तो ये वाली नली पूरी और एक ये वाली नली, दो समकेंद्रीय हो गई। तो ये तो बाहरी हो गई विलीन वाली, और ये क्या हो गई, भीतरी हो गई। तो मैं लिख रहा हूं भीतरी नली की दीवारें कैसी होती है, सारंध्र होती हैं, छेद होते हैं उसमें। तो भीतरी नली की दीवारें सारंध्र होती है। आगे लिखूंगा मैं फिर क्या, इस नली की दीवारें पर, इस नली की दीवारों पर, यह लिख दूं मैं, इस नली की दीवारें पर विद्युत विधि से तैयार कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती हैं। कितना लिखा है यहाँ पे कि इस विधि में दो समकेंद्रीय नलियां होती हैं। भीतरी नली की दीवारें सारंध्र होती हैं। इस नली की दीवारें में विद्युत विधि से तैयार कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती हैं। फिर आगे लिखता हूं मैं कि भीतरी नली कौन सी है अपने पास, भीतरी की बात कर रहा हूं। भीतरी नली के एक सिरे पर क्या लगी है, टोलीदार की। भीतरी नली के एक सिरे पर क्या लगी है, टोलीदार की, तथा दूसरे सिरे पर क्या लगी है, केशिका नली
लगी होती हैं। इतना लिख दिया मैंने। एक सिरे पे क्या लगी होती है, टोटीदार टिप लगी होती है, दूसरे पे क्या लगी होती है, केशिका नली लगी होती है। फिर लिख रहा हूं मैं भीतरी नली में, बात कर रहा हूं भीतरी नली की मैं भी। तो भीतरी नली में क्या भर देते हैं हम, आसूत जल, आसूत जल भर देते हैं, देते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे कि जो उपकरण होता है, उपकरण के सिरे पर, उपकरण के सिरे पर क्या लगा होता है, पिस्टन, पिस्टन तथा दाब मापी लगा रहता है। लिख दिया मैंने कि उपकरण के सिरे पर क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, और क्या लगा होता है, दाब मापी लगा होता है। अब हम लिखेंगे आगे कि जिस विलयन का पराफ्रन दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली में भर देते हैं। ये विलयन है, इसका पराफ्रन दाब ज्ञात करना हमें, जिसको हम बाहरी नली में भर देते हैं, है ना। अब हम क्या, जब भीतरी नली होती है उसमें हमने आसूत जल भरा था, तो पहले हम जल स्तर को नोट कर लेते। नोट कर लिया, कहां पे, हम मान लो जल स्तर यहाँ पे आ गया, है ना। अब क्या होता है, पराफ्रन द्वारा, पराफ्रन द्वारा किसके, जल के कण विलयन की ओर गमन करते हैं। पराफ्रन द्वारा जल के कण विलयन की ओर गमन करते हैं, जिससे केशिका नली में जल का स्तर घटने लगता है, कम होने लगता है। क्या बोला मैंने कि पराफ्रन द्वारा जल के कण विलयन की ओर गमन करते हैं, जिससे केशिका नली में जल का स्तर कम होने लगता है ना। क्या करते हैं हम, अब हम पिस्टन द्वारा क्या करते हैं, अब हम पिस्टन द्वारा दाब लगाते हैं, जिससे जल का तल क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। अब हम पिस्टन द्वारा दाब लगाते हैं, जिससे जल का स्तर कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए, है ना। तो क्या होता है, यह दाब ही क्या कहलाता है, उस विलयन का पराफ्रन दाब कहलाता है। एक बार और देखें, पराफ्रन दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि क्या होती है। तो यहाँ विधि, यहाँ उपकरण, इस उपकरण में दो समकेंद्रीय नलियां लगी होती हैं। भीतरी नली, है ना, क्या होती है, भीतरी नली की दीवारें फारंद्र होती हैं। फिर इस नली की दीवारें विद्युत विधि से तैयार कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती हैं। यहाँ पे क्या लगी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती है। फिर भीतरी नली के एक सिरे पर टोनीदार टिप तथा दूसरे सिरे पर क्या लगी होती है, केशिका नली लगी होती है। भीतरी नली में आसूत जल भर देते हैं, है ना। उपकरण के आसूत जल भर देते हैं, उपकरण के सिरे पर क्या लगा होता है, पिस्टन एवं दाब मापी लगा होता है। फिर पिस्टन तथा दाब मापी कहाँ लगा होता है, हमारा यहाँ पे दाब मापी, और ये क्या है, पिस्टन लगा होता है। फिर क्या करेंगे हम, जिस विलयन का पराफ्रन दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली में भर देते हैं। अब पराफ्रन द्वारा, किसके द्वारा, पराफ्रन द्वारा, अब पराफ्रन द्वारा जल के कण, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर गमन करते हैं। इसे रोकने के लिए जो बाहरी दाब पिस्टन द्वारा लगाते हैं वही क्या होता है, हमारा पराफ्रन दाब होता है। इस द्वारा हम पराफ्रन दाब ज्ञात कर सकते हैं।